मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 231। शिखर पर बैठना। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: सर्वनाश का लोहार 231। शिखर पर बैठना। एड्स बाय पब फ्यूचर। निजी क्वार्टर में टेलीपोर्ट। जैसी आपकी इच्छा गुरुजी। सेठ कंट्रोल रूम से गायब हो गया और पीछे एक उलझन भरी ईवी को छोड़ गया। वह एक विशाल बेडरूम में दिखाई दिया। हवा में जड़ी बूटियों की खुशबू थी। बिस्तर की कोमलता को परखने के लिए बस एक स्पर्श ने उसके घुटनों को कमजोर कर दिया। मानो उसकी सारी हड्डियां पिघल गई हो। वह बिस्तर पर फिसल गया और सो गया। थकान से लड़ना उसके लिए संभव नहीं था। जब वह उठा तो ऐसा लगा जैसे कोई समय बीता ही नहीं। लेकिन कोई थकान नहीं थी और वह पूरी तरह से जाग रहा था। क्या वह सच में सोया था? उसे ऐसा नहीं लगा कि वह सोया था। अरे, तुम आखिरकार जाग गए। तुम गहरी नींद में सो गए, ग्लिच ने उसे चिढ़ाया। तो वह सो गया था। वह खड़ा हुआ और अपने निजी कमरे की खोजबीन करने लगा। वहां एक अलमारी थी जिसमें लंबे जादूगर के लिए उपयुक्त वस्त्र भरे हुए थे। एक समय में वे शक्तिशाली वस्तुएं रही होंगी, लेकिन लंबे समय तक उपेक्षा के कारण उनका सारा प्रभाव खत्म हो गया था। अब वे केवल फैंसी कपड़े रह गए हैं। जब वह कमरे से बाहर निकला तो उसका सामना एक विशाल तिजोरी के दरवाजे से हुआ। बहुत ही दिलचस्प दिखने वाला, बहुत बड़ा तिजोरी का दरवाजा। ये बहुत सुरक्षित भी लग रहा था। उम्मा टावर। हाँ मास्टर, बताओ इस दरवाजे के पीछे क्या है? यह आपका खजाना है गुरुजी। क्या आप अपनी तिजोरी का निरीक्षण करना चाहेंगे? सेठ की आंखें चमक उठी। टावर के साथ खजाना भी आया था। बढ़िया। हाँ, चलो अंदर देखते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। तिजोरी का दरवाजा खुला और अंदर का खजाना लगभग खाली था। उसे क्या उम्मीद थी? उसकी निराशा कुछ ही देर की थी। लगभग खाली तिजोरी के अंदर सोने की सलाखें और मूर्तियां महाकाव्य रहस्यमय सोने की थीं। यह उसकी पहली महाकाव्य सामग्री थी। अगर वह तिजोरी में सब कुछ पिघला देता तो उसे निश्चित रूप से लगभग 30 बार के बराबर रहस्यमय सोना मिल जाता। यह ऐसी तिजोरी में संग्रहित करने लायक था और उसे इसे किसी के साथ साझा करने की जरूरत नहीं थी। तभी उसे याद आया कि ईवी अभी भी टावर में कहीं अकेली है। टॉवर, क्या तुम मुझे मेरे साथी के पास ले जा सकते हो? सकारात्मक। पलक झपकते ही वह ईवी के सामने खड़ा हो गया, जिसने अचानक कहीं से उसके प्रकट होने पर तीखी चीख निकाली। वह चिंतित और बेचैन थी और कई घंटों तक इंतजार करने के बाद थक गई थी। आह, आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। उसने माफी मांगी। ये ठीक है। कम से कम अब मैं आराम कर सकती हूँ, उसने आंखें बंद करते हुए कहा। टॉवर, क्या हमारे पास अतिथि कक्ष है? क्या आप हमें वहां ले जा सकते हैं? हाँ, कहते हुए वह युवा लड़की और लोहार नियंत्रण कक्ष से गायब हो गए और एक आरामदायक बेडरूम में दिखाई दिए। चुड़ैल ने आश्चर्य से चारों ओर देखा और जब उसे एहसास हुआ कि वे एक बेडरूम में खड़े हैं तो वह थोड़ी शर्मा गई। ओह, शुभ रात्रि। टॉवर, मुझे नियंत्रण कक्ष में वापस ले जाओ, उसने जल्दी में कहा जब उसे उसकी गलतफहमी का एहसास हुआ। सकारात्मक। टेलीपोर्टेशन बहुत काम की चीज थी। ये शर्म की बात थी कि टावर के बाहर टेलीपोर्टेशन काम नहीं करेगा। ईवी के चले जाने के बाद यह उसका पहला सवाल था। वह टावर के फंक्शन का इस्तेमाल करके कारवां के बाकी सदस्यों को फॉर्मेशन से टावर तक टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। कम से कम अब लंबी रखरखाव सुरंगों का मतलब समझ में आ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह शायद 6 घंटे सोया था। यह न तो लंबा था और न ही छोटा। बाकी कारवां के आने में अभी भी कुछ समय लगेगा। टावर को खुद ही एक्सप्लोर करने के लिए पर्याप्त समय। टावर के मिनी मैप का उपयोग करके वह जहां चाहे वहां टेलीपोर्ट कर सकता था। रुको, अगर मैं जहां चाहूं वहां टेलीपोर्ट कर सकता हूं तो टावर में लिफ्ट क्यों है? ये टेलीपोर्टेशन के लिए एक विकल्प हो सकता था अगर उस फंक्शन के लिए पर्याप्त मैना नहीं था। लेकिन सेठ के लिए लिफ्ट की जांच करना पर्याप्त था। और वह सही था। लिफ्ट में मिनी मैप में दिखाए गए से एक मंजिल ज्यादा थी। इसे एक अलग संख्या प्रणाली में 1 के साथ लेबल किया गया था। सेठ ने इसे दबाया और टावर के नक्शे में अपनी स्थिति को ऊपर की ओर बढ़ता हुआ देखा। टावर की सबसे ऊंची मंजिल निजी क्वार्टर थी और फिर मिनी मैप छोड़ने के बाद बहुत सारे पत्थर और मिट्टी आ गई। 10 मिनट तक खुरदरी पत्थर की दीवारों को उड़ते हुए देखने के बाद वह उब गया। लिफ्ट को लकड़ी के शानदार पैनल वाले एक छोटे से कक्ष में रुकने में 20 मिनट और लग गए। लिफ्ट की सलाखें खुल गईं और लकड़ी के पैनल एक दरवाजे की तरह खुल गए। जो कुछ नजर आया वह किसी उच्च श्रेणी के होटल या आलीशान अपार्टमेंट बिल्डिंग की लॉबी जैसा लग रहा था।
वह लिफ्ट से दूर चला गया और उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। सेठ लॉबी के आधुनिक डिजाइन से प्रभावित हुआ और उसने चौड़े कांच के दरवाजों के बाहर एक व्यस्त शहर देखा। अरे, क्या तुम अभी अभी लिफ्ट से बाहर आए हो? अचानक उससे पूछा गया, जबकि वह अभी भी कमरे में इधर उधर देख रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ऊपर की बड़ी सीढ़ियों पर कुछ ऐसा खड़ा था जिसे उसने बहुत समय से नहीं देखा था। दुनिया के गिरने के बाद से नहीं। जिस महिला ने उससे बात की, वह एक सामान्य साइबरगॉथ थी, जिसकी त्वचा गोरी थी, उसका मेकअप काला था और बाल गहरे हरे थे। उसने काले रंग के कपड़े और नियॉन एक्सेंट वाली चौड़ी काली पैंट पहनी थी। सेठ उसे सिर्फ देखता ही रह गया क्योंकि उसके सभी कपड़े आधुनिक डिजाइन के बावजूद असामान्य और दुर्लभ थे। महिला ने इसे पुष्टि के रूप में लिया। हा हा हा, हे भगवान, यही उनकी सजा है। अब उनके पास टावर कभी नहीं होगा, उसने कहा और खुशी से हंस पड़ी। माफ कीजिए, क्या हो रहा है? सेठ ने उलझन में पूछा। उसे यकीन था कि यह डेल्टा है। उसके लेस देन मानचित्र ग्रेटर देन ने उसे ऐसा बताया। लेकिन सब कुछ इतना सामान्य लग रहा था। यहाँ एक साइबरगॉथ भी था। ऐसा लगा जैसे वह किसी काल्पनिक उपन्यास से वास्तविकता में लिफ्ट लेकर आया हो। इसकी चिंता मत करो, मेरे पीछे आओ, मैं किसी को सब कुछ समझा दूंगा। सेठ ने अपने कंधे उचकाए और उसके पीछे चल दिया। ईवी को जागने और बाकी लोगों के आने में कुछ समय लगेगा। जब तक बाकी लोग नहीं आ जाते, तब तक उसे कुछ ध्यान भटकाने की जरूरत थी। वह सीढ़ियों और गलियारों में खुशी से नाचते हुए साइबरगॉथ के पीछे पीछे चला गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहाँ रुको, मैं कुछ लोगों को इकट्ठा करता हूँ और फिर हम सब कुछ समझा सकते हैं। कमरे में पॉलिश किए हुए सफेद संगमरमर का फर्श और प्राचीन लकड़ी के पैनल लगे थे। कमरे के बीच में एक शानदार पियानो रखा हुआ था। वह उन लोगों से मिलने के लिए इंतजार करते हुए उन्हें करीब से देखने लगा। उसने कभी पियानो बजाना नहीं सीखा था, लेकिन थोड़ा बहुत खेलने की इच्छा को कौन रोक सकता है। पियानो पर पीतल की पट्टिका लगी थी जिस पर लिखा था, मेरे प्यारे दोस्त टॉम विलिस को मैक, और एक तारीख। पट्टिका को देखकर लगता है कि यह पियानो 200 साल से भी ज्यादा पुराना था। किसी ने इसका बहुत ख्याल रखा था, इसलिए यह बिल्कुल नया लग रहा था। मैं देख रहा हूं कि आप हमारे एक बहुत ही कीमती संग्रहकर्ता के टुकड़े की सराहना कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों का एक अवशेष। आइए, कुछ लोग पहले ही आ चुके हैं। बाकी लोग भी धीरे धीरे आएंगे, हम इंतजार करेंगे। महिला उसे एक बड़े बैठक कक्ष में ले गई, जहां एक पुरानी गोलाकार मेज थी। उसके चारों ओर कुछ लोग बैठे हुए थे। यह आपकी सीट है। मेज के सिरहाने एक ऊंची सीट थी और उसने उस पर इशारा किया और फिर एक तरफ खड़ी होकर दीवार पर झुक गई। सेठ ने अपने होंठ सिकोड़े लेकिन उसके निर्देशों का पालन किया। वह ऊंची सीट पर बैठ गया और मेज के चारों ओर देखने लगा। सावधान रहें, ये सभी लोग 60 से ऊपर के हैं। यहां तक कि वह अजीब लड़की भी। वहां 10 अन्य सीटें थीं, जिनमें से 6 पहले ही भर चुकी थीं। सभी ने कमोबेश औपचारिक या व्यावसायिक परिधान पहने हुए थे और सिर्फ दुखी ही नहीं दिख रहे थे। उनके सभी कपड़े दुर्लभ श्रेणी के थे और जादूगरों के लिए उपयुक्त थे। ऐसा लग रहा था कि डेल्टा में अच्छे दर्जी की कमी नहीं थी। अपने कवच में सेठ थोड़ा असहज लग रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से तैयार था। अगले 10 मिनट में 2 और लोग आए और करीब आधे घंटे बाद वह व्यक्ति आया जिसका कमरे में सभी को इंतजार था। एक लंबा, गोरा आदमी, लंबे सुनहरे बाल और सुंदर चेहरे वाला, दरवाजे से अंदर आया। सावधान रहें, वह आदमी 70 से ऊपर का पिशाच है। देर से आने के लिए मुझे खेद है। क्या ये वही है, नया वारिस? उसने कहा और सेठ की ओर इशारा किया। अगले ही पल उसे लगा जैसे मूल्यांकन द्वारा उस पर नजर रखी जा रही है, लेकिन सुंदर आदमी ने बेवकूफाना चेहरा बनाया। ठीक है, तो फिर अपने रहस्य रखो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुम्हारे लिए उसका मूल्यांकन रोक दिया। पिशाच सेठ के सामने बैठ गया। लिड्डी, क्या तुम हमारे साथ मेज पर बैठोगी? ये बात तुम्हें भी चिंतित करती है? नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, साइबरगोथ लड़की ने कहा और दीवार के सहारे खड़ी रही। जैसा आप चाहें वैसा करें। चूंकि सभी लोग यहाँ हैं और हमारा नया दोस्त शायद इस समय हर चीज से काफी उलझन में है, तो चलिए नए उत्तराधिकारी का आभार प्रकट करना शुरू करते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 232। मेरा 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 गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 232। मेरा 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 एड्स बाय पब फ्यूचर।
सेठ ऐसे देखता रहा मानो वे उसके लिए कोई नाटक कर रहे हो। वह उनके प्रदर्शन में बाधा नहीं डालना चाहता था। पिशाच ने उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह चुप रहा। वह देखना चाहता था कि यह सब कहां जा रहा है। मुझे पता है कि अब यह आपको बहुत उलझन भरा लग सकता है। आपको शायद गलती से टॉवर मिल गया और आपने ओब को छू लिया। ये ठीक है। हम बस। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। अंकल, वह परिवार का सदस्य नहीं है, उसे विलिस परिवार की विरासत का कोई अधिकार नहीं है। जेट काले बालों वाला एक युवा बुद्धिमान दिखने वाला आदमी बोला। वह अपने चश्मे और काले कूल कोट के साथ शांत और संयमित दिख रहा था। दूसरी ओर उसका स्वभाव काफी विस्फोटक लग रहा था। मेज पर बैठे अन्य लोग चुपचाप सहमति में सिर हिला रहे थे। उसके चाचा ने एक नर्म मुस्कान के साथ उसे जवाब दिया। तथ्य यह है कि उसके पास टॉवर मास्टर का चिन्ह है, इसका मतलब है कि उसे पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। इसमें कोई बदलाव नहीं है। हम बस यही कर सकते हैं कि इस समस्या से निपटने की कोशिश करें। मुझे खेद है मेरे युवा मित्र। यह अब बहुत हो सकता है, इसलिए मैं शुरू से ही समझाता हूं। लेकिन अंकल, ओह, चुप रहो, हेरोड। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कभी मौका मिला हो। लड़की ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। एकमात्र ऐसी जिसे कभी मौका नहीं मिला, वह तुम थी, लीदिया। उसने उसके नाम के प्रत्येक शब्दांश का उच्चारण जोर से किया। उन्होंने तर्क दिया, मैंने तो ऐसा कभी चाहा ही नहीं। हाँ, न कर पाने और न चाह पाने में फर्क है। हम सब जानते हैं कि तुम कभी नहीं। बस, हेरोड, बैठ जाओ। इसके बाद टावर के इतिहास के बारे में बताया गया। उनके पूर्वज एक शक्तिशाली जादूगर थे, जिन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए टावर बनवाया था। उन्होंने ड्रैगन नसों में एक गांठ के ठीक ऊपर एक ठोस मैग्मा कक्ष में टावर बनवाया था। टावर में संग्रहित मैना के साथ वह लंबे समय तक जीवित रहा, भले ही सारा जादू गायब हो गया था और दुनिया अंधकार युग में डूब गई थी। सिर्फ एक स्पिन से अपना जीवन बदल दें। सिर्फ एक स्पिन से अपना जीवन बदल दें। YOLO247.co पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह वास्तव में 20 साल पहले तक दृढ़ रहने में कामयाब रहे थे। वह जादू के पुनरुत्थान से बस 2 दशक दूर रह गए थे। अपने जीवन के सैकड़ों वर्षों में उन्होंने अपने बच्चों को जादू के बारे में सिखाना जारी रखा, ताकि उन्हें मैना की संभावित वापसी के लिए तैयार किया जा सके। परिवार ने अपने अस्तित्व के दौरान काफी धन अर्जित किया। डेल्टा बनने से पहले ही वे डेल्टा में थे। जिलों की स्थापना से पहले। पिशाच इस जादूगर का पोता था। वह अपने दादा के साथ उनकी लंबी उम्र तक रहना चाहता था, लेकिन उसके लिए एकमात्र विकल्प पिशाच बनना था। अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसी जीवित प्राणी के खून में मौजूद थोड़े से मान का उपयोग करना ही उसका एकमात्र विकल्प था। लेकिन एक पिशाच के रूप में, वह जादूगर बनने और टॉवर को विरासत में पाने के योग्य नहीं था। जब उन्हें लगा कि उनकी शक्तियां अंततः कम हो रही हैं, तो मेरे दादाजी ने टावर को सील करने और संभावित उत्तराधिकारी के लिए इसे तैयार करने का फैसला किया। एक प्रतिभाशाली जादूगर लिफ्ट का दरवाजा खोल सकता था और जादुई टावर और उसकी शक्तियों को प्राप्त कर सकता था। ऐसा लगता है कि आपको कोई पिछला दरवाजा मिल गया है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम कोई समाधान निकाल सकते हैं। इसलिए उन सभी के पास एक कास्टर क्लास है। हाँ, वे वाकई बहुत नाराज होंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कीमत किसी बाहरी व्यक्ति ने चुरा ली। लिड्डी अपनी आंखें घुमा रही थी, जबकि क्रोधी दिखने वाले लोग भी पिशाच के एकालाप से परेशान लग रहे थे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, युवा मित्र? ओह, क्या तुमने समाप्त कर लिया? यह एक अच्छा इतिहास का पाठ था, लेकिन क्या तुम मुद्दे पर आ पाए? मैं वास्तव में समझ नहीं पाया कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। और तुम्हें मेरा नाम पूछने से पहले अपना परिचय देना चाहिए, सेठ ने गंभीरता से उत्तर दिया। पिशाच एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर से सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसे एहसास हो गया था कि नए टॉवर मास्टर से सीधे बात करना सबसे अच्छा था। माफ कीजिए, यह मेरी गलती थी। मेरा नाम वेलिन विलिस है, और हम चाहते हैं कि टावर पर हमारा संयुक्त स्वामित्व हो, या कम से कम उस तक हमारी पहुंच हो। आप मुझे सेठ कह सकते हैं। मैं आपको अपने टावर तक पहुंच क्यों दूं? तुम्हारा टावर। एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका चेहरा बूढ़ा था और लंबे तैलीय काले बाल थे, उछल पड़ा। विस्फोटक स्वभाव एक पारिवारिक विशेषता थी। शांत हो जाओ, वेलिन ने शांत और शांत होकर कहा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उस आदमी को उसकी सीट पर वापस धकेल दिया और वह विरोध करने में असमर्थ था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, लेकिन वह चुपचाप बैठने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वह सेठ की ओर मुड़ा। आखिरकार यह हमारी विरासत है। क्या दोबारा प्रवेश पाने की इच्छा करना सामान्य बात नहीं है? मुझे यकीन है कि हम इसका समाधान ढूंढ लेंगे। क्या ये जादू का विशाल स्रोत है जिसे वह इकट्ठा कर सकता है?
सुविधाएं या तिजोरी की सामग्री? आप वास्तव में क्या चाहते हैं? या क्या कोई रहस्य है जो मुझे अभी तक नहीं मिला है? आप सचमुच सीधे हैं, और इतना भी नहीं जितना तुम सोच रहे हो। अगर मुझे नहीं पता कि तुम वहां क्या चाहते हो तो तुम टॉवर में एक कदम भी नहीं रख पाओगे। के साइबरगॉथ ने एक तरफ से हंसते हुए कहा। वह एक चोर वर्ग में थी और शायद उसके अपने परिवार के साथ सबसे अच्छे संबंध नहीं थे। पिशाच की आंखें क्रोध से लाल हो गईं, लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। हमें ज्यादातर सुविधाओं और बिजली आपूर्ति में दिलचस्पी है। दादाजी ने अपनी मृत्यु के समय वैसे भी अपनी ज्यादातर दौलत खर्च कर दी थी, उसने आह भरते हुए कहा। सारे दिखावे गिर चुके थे और पिशाच एक सौदा करना चाहता था। सेठ को यह विश्वास हो गया कि उसने हिंसा की कोशिश नहीं की थी। अगर टावर मास्टर मर गया तो कोई समस्या हो सकती है। एक पल के लिए भी उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि यह आदमी अपनी इच्छा से शांतिपूर्वक ऐसा करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है? क्या कुछ और भी हो सकता है? अगर उनके पास ज्ञान है तो बिजली आपूर्ति और सुविधाएं इतनी होंगी कि वे बहुत अमीर बन जाएंगे। राजस्व आपकी दुनिया के बड़े निगमों के बराबर हो सकता है। क्या आप गंभीर हैं? इस तरह के पैमाने पर मैना एकत्र करना बहुत कठिन है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या आपके पास मन का व्यवसायीकरण करने की तकनीक है? वेलेन आश्चर्यचकित था, जबकि मेज के चारों ओर बैठे बाकी जोकर ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई कीड़ा उनकी सांस की नली में उड़ गया हो। वाकपटु पिशाच पहली बार अवाक था, जिससे सेठ थोड़ा मुस्कुराया। उस आत्मसंतुष्ट चेहरे पर क्या है? एक और चिल्लाया। इस बार यह एक बूढ़ा आदमी था जिसके सिर पर लगभग कोई बाल नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण दिल का दौरा पड़ने से मर जाएगा। उसके बगल में बैठी महिलाएं ज्यादा खुश नहीं दिख रही थीं, लेकिन उसे शांत करने की कोशिश कर रही थीं। तो आप जानते हैं। अच्छा, तब यह बहुत आसान हो जाएगा। यदि आप ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो तो हम बुनियादी ढांचा प्रदान कर सकते हैं। सारी सौहार्दपूर्णता समाप्त हो गई थी और वह एक बर्फ ठंडे व्यवसाय की तरह बोल रहा था। लगता है अब वह गंभीर हो गया है। क्या उचित है? बुनियादी ढांचे की कीमत कितनी है? 30%, 35% शायद। लेकिन मैं शर्त लगाता हूं कि आप उन्हें 20% तक धकेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे की जरूरत है। दूसरी ओर वे लगभग हताश दिखते हैं। 15/85। 15% आपके लिए, 85% मेरे लिए, उसने कहा और कमरा गूंज उठा। तुम छोटे कमीने, टावर मास्टर हो या ना हो, मैं अभी तुम्हारा अंत कर दूंगा। कमरे में तरह तरह के मंत्र और जादुई रोशनी इकट्ठी होने लगी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उससे 20 स्तर ऊपर था और उनका दबाव हंसने लायक नहीं था। लेकिन सेठ को अपेक्षाकृत यकीन था कि वे उसे छू नहीं सकते और अगर वे वास्तव में कोशिश करते तो उसके पास एक एनबॉस छिपा होता। ये सोचकर सेठ बस उन्हें दिखावा करते हुए देखता रहा। जब उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि उनका झांसा काम नहीं कर रहा है और स्थिति अजीब हो गई है, तो वैम्पायर ने एक आह भरते हुए हस्तक्षेप किया। बस अब बहुत हो गया। मुझे उनके लिए खेद है। आप उन्हें दोष नहीं दे सकते, यह कोशिश करने लायक था, है ना? किसने सोचा था कि आपको तोड़ना इतना मुश्किल होगा? कोई अपमान नहीं हुआ। क्या अब हम गंभीरता से बात कर सकते हैं? आज नहीं। ये काम बाद में करना बेहतर होगा। पहले मुझे बड़ों से मिलना होगा। क्या आप हमारे मेहमान बनकर यहीं रहना चाहेंगे? सेठ ने मेज पर बैठे चेहरों को देखा। नहीं, मैं ठीक हूं। मैं अभी टावर पर वापस जाऊंगा। मैं कल वापस आऊंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने ऊंची सीट के सामने छोटे से हथौड़े का इस्तेमाल किया। सम्मेलन समाप्त हो गया, उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा और कमरे से बाहर निकल गया। उसने आज बहुत कुछ सीखा था और उसमें से अधिकांश बेकार की बातें थीं। केवल एक चीज ने उसे अंदर से बहुत खुश किया। आधिकारिक तौर पर उसका टावर और कोई भी उससे इसे नहीं छीन सकता था। उसके पास एक अद्भुत, अति सुरक्षित गुप्त ठिकाना था। एक बार जब वह वहां स्थापित हो गया, तो वह संभवतः फिन और अन्य लोगों को भी अपने साथ बुला सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 233। पार्टी आ गई। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: सर्वनाश का लोहार 233। पार्टी आ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे, एक मिनट रुको, तुमने वहां बहुत अच्छा काम किया। मैंने वेलेन को कभी अवाक नहीं देखा। साइबरगॉथ उसके पीछे पीछे आए और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। क्या आपका मतलब अंकल वेलेन से नहीं है?
सेठ ने हंसते हुए कहा, वह पिशाच 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। मुझे नहीं पता कि उसमें ऐसी कौन सी आदत है कि हर कोई उसे अंकल कहता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, यह अजीब लगता है। हम नोट कर लिया गया। आप बैटकेव में लौट रहे हैं। यही योजना है। क्या आप सच में तहखाने में लौटने से पहले सतह पर कुछ मौज मस्ती नहीं करना चाहते? क्या आप बहुत बोर हो रहे हैं? वास्तव में, हाँ। और तुम वाकई दिलचस्प लग रही हो। क्या तुम डेल्टा को देखना नहीं चाहती, या नीचे कोई महत्वपूर्ण चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है? सेठ को मानना पड़ा कि लिडिया सही थी। ईवी सो रही थी और कारवां को रखरखाव सुरंग से होकर आने में कम से कम 1 दिन लगेगा। जवाब देने से पहले उसने गहरी सांस ली। ठीक है, फिर मुझे अपना शहर दिखाओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। महिला के चेहरे पर चमक आ गई और वह उसे वापस लॉबी में ले गई और दरवाजे से बाहर ले गई। सेठ को आश्चर्य हुआ कि पहली नजर में डेल्टा पूरी तरह से सामान्य लग रहा था। लोगों ने सामान्य कैजुअल कपड़े पहने थे, सड़कें साफ और स्वच्छ थीं। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि रैंडम पोर्टल या डंगोन ब्रेक में कोई समस्या थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरी नजर में, ये सभी कैजुअल दिखने वाले कपड़े निम्न श्रेणी के उपकरण थे। असामान्य रेटेड टी शर्ट, जीन्स और जैकेट। साइबरगोथ और विलिस परिवार के बाकी लोगों के कपड़ों की तरह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक सिस्टम गियर था। एक और अंतर यह था कि ये नस्लें भीड़ में घुल मिल गई थीं। उन्हें पहचानना मुश्किल था, क्योंकि वे सभी लोगों की तरह ही आधुनिक कपड़े पहनकर आसानी से भीड़ में घुल मिल गए थे। यहाँ कुछ जानवरों के कान थे, वहाँ कुछ सींग थे, हल्के नीले या लाल रंग की त्वचा वाले राक्षस थे। कुछ गैर मानवीय राक्षस ज्यादा ध्यान देने योग्य थे, लेकिन कुछ तिरछी नजरों के अलावा किसी को कोई परवाह नहीं थी। वाई सिटी या बी सिटी के विपरीत, जहां तक उसने सुना था, यहाँ कई जातियां एक साथ रहती थी। ये क्रोना साम्राज्य का प्रभाव रहा होगा जिसने डेल्टा और दानवों के नेतृत्व के साथ एक सौदा किया था। किसने सोचा होगा कि वाई सिटी की तुलना में इतना बड़ा अंतर होगा? लेकिन डेल्टा में भी कुछ बदलाव सीधे साधे थे और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में जादुई दुकानें और स्ट्रीट स्टॉल हावी थे। सभी नए और जादुई व्यवसायों ने अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया था। सेठ को खास तौर पर मटेरियल शॉप्स और दूसरे लोहारों में दिलचस्पी थी। ये वाई सिटी से बहुत अलग था, जहां सार्वजनिक कौशल स्तर मुश्किल से असामान्य गियर बनाने में सक्षम था। यहाँ असामान्य अच्छी गुणवत्ता का था और कुछ दुकानों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए फैंसी दुर्लभ हथियार भी प्रदर्शित किए थे। सेठ की राय में, हथियार उनके प्रदर्शन से बेहतर दिखते थे। लेकिन ऐसा लगता था कि यह काम करता है। दुकानें ग्राहकों से भरी हुई थीं। कुल मिलाकर, स्थिति ओरा के मानव जिले के समान थी, जहां अधिकांश दुकानें महत्वाकांक्षी लोहारों द्वारा बौने शहर में प्रवेश पाने की उम्मीद में चलाई जाती थीं। क्या आप उपकरण में रुचि रखते हैं? हालांकि ऐसा लगता है कि आपको किसी नए सामान की जरूरत नहीं है। ओह, मैं तो बस प्रतिस्पर्धा का पता लगा रहा हूं। तो आपके पास एक अच्छा शिल्पकार है। तुम ऐसा कह सकते हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शायद उसे लगा कि वह कोई जादूगर है। मुस्कान की जगह आश्चर्य की नजर ने ले ली। वहां बर्तनों, कढ़ाई और दूसरे रसोई के बर्तनों से भरी एक दुकान थी। यह पहली बार था जब उसने रसोई के बर्तनों को रेटिंग के साथ देखा था। वह लोहार की दुकान रसोई के बर्तन क्यों बेच रही है? उसने आश्चर्य से पूछा। अब लिडिया भी आश्चर्यचकित होकर उसके पीछे चली गई। क्यों नहीं? शेफ को भी तो उपकरण की जरूरत होती है ना? केंद्र से दूर ऐसी बहुत सी दुकानें हैं। लिडिया कोई विशेषज्ञ नहीं थी, लेकिन उसने जो सुना था उसे साझा किया। जाहिर है, रसोई के बर्तन बनाना शुरुआती लोहारों के लिए अपने कौशल को प्रशिक्षित करने का एक अच्छा अभ्यास था। हथियार बनाना बहुत कठिन था, इसलिए वे शुरुआत करने के लिए आर्थिक रूप से स्थिर विकल्प थे। हर लोहार के पास अपना खुद का स्मेल्टर नहीं था। कोई भी वस्तु बनाने में विफल होने का मतलब था कि वह सामग्री बर्बाद हो जाती थी, जिसे उन्हें कबाड़ के रूप में बेचना पड़ता था। सेठ ने लेस देन ब्लूप्रिंट ग्रेटर देन का उपयोग करके उपकरण बनाना सीखना शुरू किया, एक ऐसा कौशल जो आम लोहारों के पास शुरू से नहीं था। ये ज्ञान इतना आम था कि किसी ने उसे कभी नहीं बताया, जो पहले से ही हथियार बनाना जानता था। ये बात उसके दिमाग में कभी नहीं आई, क्योंकि उसने जो भी रसोई के बर्तन देखे वे आम थे और जनरल स्टोर में बेचे जाते थे। उसने बस सोचा कि टिंकर जैसा कोई अलग काम होता है जो उन्हें बनाता है। सेठ को दोष नहीं दिया जा सकता, यहां तक कि लिंक ने भी उससे खाना पकाने का सामान नहीं मांगा था। दिलचस्प। लिडिया की उलझन भरी निगाहों के सामने, उसने बर्तन, कढ़ाई, पैन और चाकू के कई अलग अलग संस्करण खरीदने शुरू कर दिए। कीमत कई हजार क्रेडिट थी। यह नगण्य थी।
हालांकि इससे सेठ के वित्त को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दुकानदार एक बार में इतना सारा सामान बेचकर बहुत खुश था। उसने जो भी सामान खरीदा था उसे स्कैन करके वह रसोई के बर्तनों को अपने लेस देन ब्लूप्रिंट ग्रेटर देन में जोड़ सकता था और बेहतर संस्करण डिजाइन करना शुरू कर सकता था। हालांकि उसने खाना पकाने के लिए कभी कोई जादू नहीं देखा था, लेकिन अलग अलग सामग्रियों के साथ वह शायद फंक्शन को अनुकूलित कर सकता था। संभावनाओं के बारे में सोचते हुए वे खरीदारी की सड़क पर घूमते रहे, जब तक कि उनकी नजर चमड़े के कपड़ों के एक सेट पर नहीं पड़ी। यह असामान्य रूप से रेट किया गया था और सांप के चमड़े से बना था। उसने इसे पहले भी देखा था। सटीक रूप से कहें तो उसने इसे बनाया था। यह मीना का चमड़े का पहनावा था जो उसने ओरा में उसके लिए बनाया था। ये यहाँ क्या कर रहा था? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? एक तेज तर्रार क्लर्क अचानक सामने आया और उसने बगल से उससे पूछा। उसने उसे सामने आते नहीं देखा, लेकिन जब तक उसने बात नहीं की तब तक उसने उसे नोटिस भी नहीं किया। आह, नमस्ते। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको यह चमड़े का कवच कहाँ से मिला? ओह, ये वाला। ये नामिया का एक बहुत अच्छा, असामान्य रेटेड चमड़े का सेट है। एक बहुत प्यारी बिल्ली वाली महिला जो कुछ हफ्ते पहले शहर में आई थी, उसने इसे यहाँ बेचा था। वह बहुत सेक्सी थी, कम से कम 9/10। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरी हिस्सा उसने सेठ के कानों में फुसफुसाया। अपने आइटम और ऑन ऑफ प्रेमी की प्रशंसा सुनना अच्छा लगा, लेकिन इसने उसे इस तथ्य से विचलित नहीं किया कि इसका मतलब था कि मीना डेल्टा में आई थी। अगर मीना यहाँ थी तो बाकी पार्टी शायद दूर नहीं थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वे कई हफ्ते पहले आए थे। इस दुनिया में उनका स्तर लगभग आधा रह गया था। कौन जानता था कि उनके साथ क्या हो सकता था? उसने बहुत कुछ पढ़ा और देखा था, इसलिए वह शांत नहीं रह सका। क्या तुम ठीक हो? लिडिया ने उसके पास से पूछा। हम नहीं। क्या आपके पास डेल्टा में लोगों को खोजने का कोई तरीका है? ओह, आधिकारिक तरीका या छायादार तरीका? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर संदिग्ध लोग? हाँ, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी है। मैं बाद में उनसे आपका परिचय करवा सकता हूँ। अच्छा। वे शहर में घूमते रहे, लेकिन सेठ को तब तक चिंता होती रही जब तक कि लिडिया के संपर्क से मिलने का समय नहीं आ गया। शाम हो चुकी थी और वह उसे एक शानदार दिखने वाले नाइट क्लब में ले गई। ये वास्तव में ऐसा था जैसे सर्वनाश कभी हुआ ही नहीं। तेज संगीत और नियॉन लाइट के माहौल में नाचते, पीते और हंसते लोग। सेठ को ये सब पसंद नहीं था। वह नम अंधेरे डिस्को की बजाय नम अंधेरे तहखाने में जाना पसंद करेगा। इस अनुभव का एकमात्र अच्छा हिस्सा ये था कि वह आखिरकार आरामदायक कपड़े पहन सकता था। लिडिया ने उसे फैशन की दुकानों में खरीदारी करने के लिए मजबूर किया था। डेल्टा में दर्जी का व्यवसाय फल फूल रहा था। यह आधुनिक ज्ञान और क्रोना साम्राज्य द्वारा लाए गए नए रहस्यमय ज्ञान को मिलाने का सबसे आसान क्षेत्र था। अब उसने असामान्य रेटेड जीन्स, टी शर्ट और नेडेल के सेट के ऊपर जैकेट पहन रखी थी। वह अभी भी इस माहौल में एक दर्दनाक अंगूठे की तरह था, उस खुश साइबर गॉथ की तुलना में जो भीड़ के बीच से नाच रहा था। यहाँ एक क्षण रुको, मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। ये कहकर वह उसे बार में छोड़कर चली गई। वह बार में खड़ा था और इंतजार करते हुए एक ड्रिंक का ऑर्डर दे रहा था। उसने अपना गिलास पीना शुरू किया, तभी अचानक गिलास जमीन पर गिर गया। आप अवश्य मेरे साथ खेल रहे हैं। दरवाजे से प्रवेश करते ही चौड़े कंधों वाला एक विशालकाय व्यक्ति और स्टाइलिश काले सूट पहने एक सुडौल दिखने वाला युवक, फैंसी ड्रेस में एक छोटी महिला, छोटे काले रंग की ड्रेस में एक सेक्सी महिला और बड़े आदमी के कंधे पर हीरे की तरह चमकती एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। बुल्को, माइक, लिक्सिस, मीना और फिन मशहूर हस्तियों की तरह दिख रहे थे और अभी अभी नाइट क्लब में दाखिल हुए थे। उन्हें सीधे वीआईपी रूम में ले जाया गया। ठीक है, अब हम वीआईपी लाउंज में उनसे मिल सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 234। कारवां आता है। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। सर्वनाश का लोहार 234। कारवां आ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। सेठ, मुझे क्या हो रहा है? उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी, लेकिन लिडिया उसे जिन संदिग्ध लोगों से मिलवाना चाहती थी, वे वही थे जिन्हें वह ढूंढ रहा था। वे सभी वीआईपी लाउंज में सोफे पर आराम से बैठे थे, जैसे कि यह उनका लिविंग रूम हो और उनके सामने टेबल पर शराब की कई किस्में रखी हुई थी। सेठ, परी ने उसके चेहरे पर वार किया और उसे पैरों से नीचे गिरा दिया।
जमीन पर गिरते ही फिन को एहसास हुआ कि उसने खुद को नहीं रोका और उसने जिस भावनात्मक पुनर्मिलन की कल्पना की थी, उसे बर्बाद कर दिया। आय फिन, माफ कर दो। सेठ, तुम ठीक हो? उसने घबराहट में पूछा और आंसू भरी आंखों से उसका चेहरा दबा दिया। मैं ठीक हूं, अरे कृपया मेरे नर्म चेहरे को दबाओ। ओह ओह सॉरी, उसने शर्मिंदा होकर कहा और माइक को सहारा देते हुए उसे छोड़ दिया। तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा, माइक ने उसे जमीन से ऊपर खींचते हुए कहा। हाँ, मुझे भी खुशी है कि तुम लोग ठीक हो। तुम डेल्टा में कब से हो? 2 या 3 हफ्ते, मीना ने कहा जो चुपके से उसके पास आ गई थी। उसने उसे गले लगाया और उसके गाल को चूमा। बुल्को ने बिना कुछ कहे हाथ हिलाकर उसका अभिवादन किया। वह ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति नहीं था। लिक्सिस ने भी जटिल भाव से हाथ हिलाया। वे इतने करीब नहीं थे, इसलिए उसे नहीं पता था कि ऐसी स्थिति में उसका अभिवादन कैसे करना है, जहां वह पहले से ही लोगों से घिरा हुआ था। स्फटिक जड़ित पोशाक में हीरे की तरह चमकती परी ने तुरंत अपना स्थान बुल्को के कंधे से बदलकर उसके कंधे पर रख लिया, जबकि अन्य लोग उसे अपने बीच बैठने का इशारा कर रहे थे। लिडिया इस माहौल में बिल्कुल भी हस्तक्षेप करने में असमर्थ थी। वह केवल भ्रमित नजर से देख सकती थी। लिडा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? चलो, तुम भी बैठ जाओ। माइक ने आखिरकार उसे इस अजीब स्थिति से बचाया, और वह भी उनके साथ बैठ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ ने उनसे पूछने की कोशिश की कि वे डेल्टा में क्या कर रहे थे, लेकिन फिन ने तुरंत विषय बदल दिया। अन्य लोग भी शामिल हो गए और इस तरह उसे यह बताने के लिए मजबूर होना पड़ा कि कैसे उसे समय से पहले लौटने के लिए मजबूर किया गया और उर्थ लौटने के बाद से उसके साहसिक कारनामे। लिडिया के बीच बैठे होने के बावजूद भी वह पीछे नहीं हटा। यह तथ्य कि इस पार्टी ने उस पर भरोसा किया, यह इस बात का सबूत था कि उसे उसके प्रति सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी। एक तरह से, इस तथ्य ने उसे विलिस परिवार के साथ सहयोग में भागीदार के रूप में अधिक भरोसेमंद बना दिया, उस दिन की तुलना में जब वे एक साथ शहर में रहे थे। रात काफी हो चुकी थी और काफी शराब पीने के बाद आखिरकार उसने अपने अनुभव सुनाने समाप्त किए। अब उसे उनसे पूछने का मौका मिला कि उनके साथ क्या हुआ था। वे सभी काफी नशे में थे और एक दूसरे को रोकते रहे, यहां तक कि बुल्को भी थोड़ा ज्यादा बोलने लगा। सबसे बड़ा आश्चर्य लिक्सिस था। एल्फ को धरती की शराब से बहुत ज्यादा एलर्जी थी, खास तौर पर छोटे गुलाबी छत्रों वाले कॉकटेल से। वह पूरी तरह से बहिर्मुखी हो गई और बातचीत का नेतृत्व करने लगी। सेठ ने जो कुछ भी हासिल किया और बाद में याद किया, उससे पता चला कि पार्टी ने उसके जाने के बाद लेवल अप करने के लिए बहुत प्रयास किया था। सुपर मजबूत बनना और उसे आश्चर्यचकित करना फिन का विचार था। उस मामले में, नामिया में दानव उपासकों के साथ युद्ध एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह था। मजबूत दुश्मनों के साथ युद्ध की तरह स्तर बढ़ाने का इतना भरपूर मौका किसी और चीज से नहीं मिलता। वे सभी 70वें स्तर पर पहुंच गए थे और ए रैंक के साहसी बन गए थे। यह उर्थ पर रहने के लिए पर्याप्त नहीं होता, जहां उनका स्तर व्यवहारिक रूप से आधा रह गया था। साइमन और युद्ध में उनके योगदान की बदौलत ही वे एक राजनयिक प्रेषण में शामिल हो पाए और उन्हें एक आशीर्वाद मिला जिसने उर्थ पर रहते हुए उनके सभी आंकड़ों को बढ़ा दिया। इस आशीर्वाद के साथ उनका स्तर 70 उर्थ पर स्तर 65 के बराबर था। इसने उन्हें डेल्टा में पावरहाउस में से एक बना दिया। डेल्टा का औसत स्तर 35-40 था, जो वाई सिटी से लगभग 2 गुना था। इस तरह, डेल्टा में उनका समय अच्छा बीता। वे लगभग अछूते उच्च स्तरीय कालकोठरियों में प्रवेश कर सकते थे और महाद्वीप के साहसी संघ की मुख्य शाखा को सीधे सामग्री और जानकारी बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। यह उनके पहनावे से स्पष्ट था, लेकिन वे इस बात पर बड़बड़ाते रहे कि उन्हें उर्थ की यह आधुनिक जीवनशैली कितनी पसंद है। डेल्टा में तकनीक ठीक काम कर रही थी, और उन्होंने उसे उन सभी शानदार तकनीकों के बारे में बताया जिनके साथ वह बड़ा हुआ था, जैसे कि वे धार्मिक कट्टरपंथी हो। अंत में, यह एक बहुत ही मजेदार पार्टी बन गई और वे सुबह तक बातें करते रहे और शराब पीते रहे। जब लिक्सिस ने सबसे पहले उल्टी की, जिससे माइक और लिडिया को भी उल्टी करने के लिए प्रेरित किया, तो उन्होंने इसे एक संकेत के रूप में लिया। वे सभी इस समय थके हुए थे और आखिरकार उन्होंने अगले दिन मिलने का फैसला किया, जब सभी ने अच्छी नींद ली। सेठ को वापसी के रास्ते में लिडिया का साथ देना था। उसने रास्ता खोजने के लिए अपने लेस देन मानचित्र ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया। वाह, उसने तो फिर से बहुत ज्यादा कर दिया, है ना? किसी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जब वे विलिस बिल्डिंग में वापस आए तो वहां पहले से ही कोई उनका इंतजार कर रहा था। ये हिरोल्ड था, एक युवा, बुद्धिमान दिखने वाला, लेकिन शरारती स्वभाव का। एच लिफ्ट के दरवाजे और उनके बीच खड़ा था। ये भी अच्छी बात है। मैं तुमसे बात करना चाहता था। टावर छोड़ दो। उफ, नहीं, अच्छी बातचीत हुई। अब एक तरफ हट जाओ।
मुझे लगता है कि तुम मुझे समझ नहीं पाए। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन तुम्हारे दोस्तों का क्या? क्या तुमने सचमुच सोचा था कि तुम इतनी पार्टी कर पाओगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? क्या तुम सचमुच मेरे दोस्तों की जान को खतरे में डाल रहे हो? हाँ, हाँ, आप क्रोना साम्राज्य के राजनयिक प्रतिनिधिमंडल के लोगों को गंभीर रूप से धमका रहे हैं। अगर आप ऐसा कहेंगे तो। हाँ, ऐसा ही सोचा था। नो बॉलर्स। वह बस हेरोल्ड के पास से चला गया और लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने लिडिया को लिफ्ट में डाल दिया और स्तब्ध हेरोल्ड की ओर मुड़ गया। लेकिन प्रयास के लिए एक झटके में वो पूरी तरह से तैयार हो गया और उसने सेठ के राजदंड को हेरोल्ड की कमर पर घुमाया। जादूगर ने हमले को रोकने के लिए जल्दी से एक जादुई ढाल खड़ी कर दी। छड़ी ढाल से टकराई जो तुरंत कुंद बल के नीचे धंस गई और हमले के लिए रास्ता बना दिया। हेरोल्ड का स्तर ऊंचा था, लेकिन जाहिर तौर पर हाथापाई की लड़ाई में उसे बहुत अनुभव नहीं था। वह केवल अपनी आंखें कसकर बंद कर सकता था और जो होने वाला था उसका इंतजार कर सकता था। सेठ का हमला कास्टर की कमर को कुचलने से पहले केवल मिलीमीटर तक ही रुका। इसे एक सबक के रूप में लो। तुम मुझे छू नहीं सकते, लेकिन यह मत सोचो कि अगर तुम बाधा बनोगे तो मैं तुमसे छुटकारा नहीं पाऊंगा। ऐसा कहकर वह लिफ्ट में घुस गया और दरवाजे बंद कर दिए। अरे, जब भी तुम मौज मस्ती करने बाहर जाओ तो मुझे दूर मत रखना। मैं भी शहर देखना चाहता था, लिच ने शिकायत की। जब वह लिडिया के साथ गया था तो उसने अपने ज्यादातर दूसरे सामान के साथ टोकन भी दूर रख दिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन अगर तुम आसपास हो तो मैं कैसे मजा कर सकता हूँ? उसने पूछा। आउच, बहुत मजेदार। मुझे बुलाओ और मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाऊंगी, जादूगरनी ने उत्तेजक ढंग से उत्तर दिया। आह एरम, नहीं, मुझे पता है, मुझे जल्द ही तुरुप के पत्ते के रूप में तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है ना? हाँ। काया, निम्फो। वे तब तक झगड़ते रहे जब तक वे टावर तक नहीं पहुंच गए। टॉवर, क्या आप उसे अतिथि कक्ष में रख सकते हैं? जब वे उसके निजी क्वार्टर वाली मंजिल पर पहुंचे तो उसने पूछा। हाँ, साथ ही आपका साथी भी जाग गया है, गुरुजी। लिडिया गायब हो गई और टावर ने उसे बताया कि ईवी जाग गई है। घुसपैठियों का एक समूह रखरखाव सुरंगों में से एक के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। ओह, ये तो कारवां होना चाहिए। क्या आप मुझे फुटेज दिखा सकते हैं? उनके सामने एक स्क्रीन खुली, जिसमें उनके दल और तिजाहत को सुरंग के किनारे यात्रा करते हुए दिखाया गया। वे घुसपैठिए नहीं हैं। उन्हें अतिथि के रूप में पंजीकृत करें और उन्हें अंदर आने दें। मुझे और ईवी को नियंत्रण कक्ष में भेज दें। सेठ, ईवी ने पुकारा जब वे दोनों कंट्रोल रूम में दिखाई दिए। वह अभी भी अपना प्यारा सा पजामा पहने हुए थी और थोड़ी नींद में दिख रही थी। वह जाग रही थी, लेकिन बिस्तर की कोमलता का थोड़ी देर तक आनंद लेती रही। हाय ईवी, मैं वापस आ गया हूँ। मुझे डेल्टा तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है और कारवां जल्द ही पहुंच जाएगा। मैं एक मेहमान को भी साथ लाया हूँ। क्या तुम यहाँ रुककर स्थिति पर नजर रख सकती हो? मुझे अभी थोड़ी देर सोने की जरूरत है। हाँ, जरूर, जल्दी ठीक हो जाओ। सेठ ने उसे अस्थायी ऑपरेटर के अधिकार सौंप दिए और झपकी लेने के लिए निजी क्वार्टर में चली गई। जब टावर ने उसे कुछ घंटों बाद कारवां के आने की सूचना दी तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने होश में आने के लिए एक सहन शक्ति औषधि पी और लोगों को लेने के लिए लॉबी में चला गया। जब वे टेलीपोर्टेशन की रेंज में आ जाएं तो उन्हें भेज देना। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 235। मेहमानों का स्वागत। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 235। मेहमानों का स्वागत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ और ईवी टॉवर के भूतल पर प्रवेश हॉल में इंतजार कर रहे थे। जब आप आराम कर रहे थे तब मैंने फुटेज को थोड़ा ब्राउज किया। टावर वाकई बहुत बढ़िया है। इसमें कीमिया लैब और जादू के कमरे जैसी सभी तरह की उन्नत सुविधाएं भी हैं। स्टोरेज रूम की कई मंजिलें भी हैं, ईवी ने उत्साह से बताया। अपने अस्थायी ऑपरेटर अधिकारों के साथ वह टावर के सिस्टम की जांच कर सकती थी, लेकिन कुछ भी बदल नहीं सकती थी या आदेश नहीं दे सकती थी। हमारे मेहमान के बारे में क्या ख्याल है? जब मैंने आपके बुलाने से पहले जांच की तो वह अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। मेहमान अब सीमा में हैं। उन्हें प्रवेश कक्ष में ले जाया जा रहा है। तिजाहत का दल और कारवां अचानक विशाल हॉल में प्रकट हुआ। गाड़ी रखरखाव सुरंग में फिट नहीं होती और उनकी सूची में संग्रहित थी।
कुछ ड्रेड जानवर जो सवारी के रूप में पंजीकृत नहीं थे, उन्हें पट्टे से ले जाया गया था, लेकिन अब उन्हें टॉवर के अस्तबल में संग्रहित किया गया था। मिनास मार में आपका स्वागत है, उसने गर्व से कहा। क्या हुआ? तिजाहक के कुछ लोग अचानक हुए इस परिवहन और जानवरों के गायब होने से भ्रमित थे। वह भी लड़ने की मुद्रा में था, लेकिन ड्रोसी और पार्टी ने तुरंत पहचान लिया कि उनका स्वागत किसने किया था। सेठ, मालिक, अरे तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। चिंता मत करो, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन ये जगह अब मेरी है। जब सभी को पता चला कि कोई खतरा नहीं है, बल्कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। खास तौर पर रूबी और बिल्ली के बच्चे जैसे छोटे बच्चे बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहे थे। प्रवेश द्वार को विदेशी लकड़ी, संगमरमर और सोने के अलंकरण से समृद्ध रूप से सजाया गया था। दशकों की बदहाली के बाद जब सेठ ने रखरखाव प्रणाली को फिर से सक्रिय किया तो सब कुछ अपने चरम पर चमक गया था। सब कुछ नया और प्रभावशाली लग रहा था। यहां तक कि बड़े भी अपनी प्रशंसा नहीं छिपा पाए। सेठ ने ड्रोसी और पार्टी का अभिवादन किया। वे सभी थोड़े थके हुए लग रहे थे और उनकी पार्टी के सदस्यों ने आखिरकार उनके पहुंचने पर अपनी राहत छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप लोग थक गए होंगे, क्यों न आप आराम करें और मैं बाद में सब कुछ समझा दूंगा। इस जगह पर बहुत सारे कमरे हैं और प्रवेश द्वार के पीछे विलासिता की कोई कमी नहीं है। रूबी की आंखें चमक उठी जब उसने इस जगह के बारे में और अधिक जानने के बारे में सुना। सभी ने खुशी खुशी सहमति दे दी और ईवी उनके साथ कमरे चुनने चली गई। उसने खुद को टावर के लेआउट से परिचित कर लिया था। अब केवल सेठ और कारवां ही पीछे रह गए थे। ये तुम्हारा है, तुमने यहाँ बहुत बड़ी कमाई की है। ड्रोसी ने इधर उधर देखते हुए मजाक किया। हाँ, मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन आप भी शायद यात्रा से थक गए होंगे। अगर आप आराम करना चाहें तो यहाँ बहुत सारे अतिथि कक्ष हैं। ड्रोसी ने कारवां के लोगों को देखा। कई घंटों तक पैदल चलने के बाद वे सभी थक गए थे। यहाँ तक कि बच्चे भी अपनी थकान से लड़ते हुए प्रवेश द्वार को घूरने और तलाशने की कोशिश कर रहे थे। तब तो मुझे आप पर बोझ डालना पड़ेगा, उन्होंने क्षमा प्रार्थी मुस्कान के साथ कहा। सेठ ने बूढ़ी बिल्ली की झिझक को समझा। अपने पूरे परिवार के साथ अपने नए दोस्त के भूमिगत बंकर में रहने से पहले उन्हें काफी विश्वास की जरूरत थी। भले ही वे यात्रा के दौरान काफी दोस्ताना हो गए थे, लेकिन कारवां नेता के रूप में उनके पास बहुत जिम्मेदारी थी। कोई बात नहीं, मेरा घर भी तुम्हारा है, उसने दोस्ताना अंदाज में ड्रोसी के कंधे पर थपथपाया। शायद वे टावर की विलासिता का स्वाद चखने के बाद और अधिक समय तक रुक सकते थे। तिजाहक को भर्ती करना उनकी सूक्ष्म आशा थी। उनकी सेनाओं की वजह से नहीं, फिर भी उनके संरक्षक निर्विवाद रूप से मजबूत थे। वे महान व्यापारी थे। सेठ को यकीन था कि वे उसे वितरण नेटवर्क बनाने में मदद कर सकते हैं, सिर्फ उन चीजों के लिए नहीं जिन्हें वह पीसने के लिए बनाने जा रहा था। सेठ ने बड़े पैमाने पर सोचा। लिंक, एलिसन और ईवी अभी भी अपने शिल्प कौशल के शुरुआती चरण में थे। वे भविष्य में बहुत कुछ पीसेंगे, जितना कि उनकी अपनी पार्टी कभी भी उपयोग करने में सक्षम नहीं होगी। अगर वह सिर्फ उनके कौशल विकास में पैसा लगाना नहीं चाहता था तो सेठ को सभी सामान बेचने का कोई तरीका चाहिए था। ड्रोसी और उसके लोगों के साथ काम करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि उसने इस यात्रा में उन पर कुछ भरोसा विकसित किया था। सेठ किसी अजनबी के साथ काम करने के बजाय उनके साथ काम करना ज्यादा पसंद करता था, लेकिन वह इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकता था। अन्यथा अगर वह बहुत ज्यादा जोर देता तो उनके रिश्ते को नुकसान पहुंच सकता था। मैं इसकी सराहना करता हूं। उन्हें वास्तव में कुछ आराम की जरूरत है। सेठ व्यक्तिगत रूप से उन्हें कमरों वाली मंजिलों तक ले गया और उन्हें वहां बसने में मदद की। जब कारवां के प्रत्येक सदस्य को कमरा मिल गया तो ड्रोसी और कुछ संरक्षक सेठ के पास पहुंचे। हम डेल्टा का पता लगाना चाहते हैं, क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? भले ही दूसरे लोग आराम करें, लेकिन उसे नेता के रूप में अपना कर्तव्य निभाना था। अब तक वे इस दुनिया के बारे में जो कुछ भी जानते थे, वह सेठ ने उन्हें बताई हुई बातें थी। अपने लोगों को अपने स्थान पर रहने देना पहले से ही भरोसे का एक बड़ा ऋण था। ये समझ में आया कि वे खुद ही ये देखना चाहते थे और स्थिति और स्थान की दोबारा जांच करना चाहते थे। यह उनका कर्तव्य था और इससे उनका दिल शांत हो जाता जब उन्हें पता चलता कि सेठ ने सच कहा है। सेठ खुशी खुशी उन्हें लिफ्ट तक ले गया और ऊपर तक उनके साथ गया। एक बार जब उन्होंने देखा कि वह उनके साथ ईमानदार है तो इससे उनके रिश्ते को और भी बेहतर बनाने में मदद मिली। क्या शहर में जाने का यही एकमात्र रास्ता है? ड्रोसी ने पूछा। वह पिंजरे में खड़ा होकर थोड़ा परेशान था, जो धीरे धीरे सुरंग के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। ओह नहीं,
चिंता मत करो, ये सबसे तेज रास्ता है। यहाँ मुख्य प्रवेश द्वार भी है जो बाहर की ओर जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि शहर के संबंध में यह वास्तव में कहाँ जाता है। ड्रोसी थोड़ा शांत हो गया। वह अपने लोगों के साथ गाड़ी में यात्रा करना पसंद करता था। तिजाहक को पिंजरों के साथ बुरे अनुभव हुए थे। इसने इस तथ्य को और भी महत्वपूर्ण बना दिया कि उसने अपने लोगों को सेठ के घर पर रहने दिया। इस यात्रा में करीब 30 मिनट लगे। जब वे विलिस बिल्डिंग की लॉबी में पहुंचे और लिफ्ट से बाहर निकल पाए तो बिल्लियों के शौकीनों को राहत मिली। ये तो हद हो गई। आप तो गुप्त प्रवेश द्वार से पालतू जानवर भी ला रहे हैं। इस बार वह अधेड़ उम्र के लंबे तैलीय बालों वाले व्यक्ति से मिला। सेठ ने उस व्यक्ति की ओर हाथ हिलाया जैसे कि वह किसी मक्खी को भगा रहा हो और बिल्ली वालों को इमारत से बाहर ले गया। वह दिशा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट की है और मुझे बस इतना ही पता है। मैं भी पहली बार यहाँ आया हूँ। आप लोग खुद ही काम चला सकते हैं, है ना? मुझे कुछ लोगों से मिलना है। सेठ और ड्रोसी ने एक दूसरे को विदा किया और अपने अपने रास्ते चले गए। सेठ ने अपनी इन्वेंट्री से एक स्मार्टफोन निकाला। ये लिडियास का था। उसने इसे चुराया नहीं था। उसने उसे यह इसलिए दिया था ताकि वह फिन और दूसरों से संपर्क कर सके। अब जब वह एक फोन के साथ खेल सकता था तो उसने पाया कि फोन के केवल बुनियादी कार्य ही काम करते थे। कोई इंटरनेट कनेक्शन या जीपीएस फंक्शन नहीं था। केवल कॉलिंग, मैसेजिंग और फोन पर मौजूद मूल ऐप ही काम करते थे। उसने मीना के नंबर पर कॉल किया और उसे कुछ मिनट तक बजने दिया। कौन है? तुम इतनी जल्दी शाम को क्यों फोन कर रहे हो? एक चिड़चिड़ी बिल्ली लड़की ने फोन पर बड़बड़ाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुप्रभात सनशाइन, मैंने देखा है कि आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है। क्या तुम साथ में नाश्ता करने चलोगे? सेठ, उसने शर्मिंदगी से पूछा। सेठ को उसके चेहरे पर खून की धार सुनाई दे रही थी। हाँ, नाश्ता जरूर। आपको दूतावास आना चाहिए और हम यहाँ खाना खा सकते हैं। मैं आपको नक्शा भेज दूंगी, उसने मीठी, जल्दीबाजी भरी आवाज में कहा। ठीक है, तब तक बाद में, सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा। 1 मिनट के भीतर उसने उसे दूतावास का पता और एक नक्शे की तस्वीर के साथ एक संदेश भेजा। मीना को किसी तरह याद आ गया था कि वह विलिस बिल्डिंग के रास्ते डेल्टा में दाखिल हुआ था। उसने उसे एक नक्शे का कटआउट भेजा जिसमें दूतावास का रास्ता दिखाया गया था। उनके लेस देन मानचित्र ग्रेटर देन ने अपडेट किया और उनके मानचित्र दृश्य में कटआउट दिखाया। इससे रास्ता ढूंढना आसान हो गया। यह विलिस बिल्डिंग से कुछ दूर था। यह बड़ी आलीशान हवेलियों और ऊंची इमारतों वाला एक समृद्ध पड़ोस था। दूतावास शक्तिशाली जादू और बाधाओं के साथ एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। द्वारों पर चमकदार कवच पहने शूरवीरों द्वारा पहरा दिया गया था। उसने पहरेदारों का अभिवादन किया और मीना को संदेश भेजा कि वह द्वार पर इंतजार कर रहा है। मैं 1 मिनट में वहां पहुंच रहा हूं। थोड़ी अस्त व्यस्त और कम आलीशान दिखने वाली मीना गेट की ओर भागती हुई आई। वह अपने आधुनिक कपड़ों में बिल्कुल एक आम क्यों पड़ोसी लड़की की तरह दिख रही थी। इसने उसके खतरे और कामुकता के बिल्ली जैसे भाव को कम कर दिया। वह लगभग मासूम लग रही थी। मैं यहाँ हूँ, उसने कहा, ये छिपाने की कोशिश करते हुए कि उसकी सांस फूल रही थी। वे गले मिले और अपने रास्ते पर चल पड़े। क्या तुम्हें खाने की कोई अच्छी जगह पता है? तुम मुझसे बहुत ज्यादा समय से यहाँ हो। मीना के कान मधुरता से फड़फड़ाने लगे जब वह जाने के स्थान के बारे में गंभीरता से सोचने लगी। ओह, मुझे पता है, चलो चलें। उन्होंने अलग होने के बाद के अपने अनुभवों के बारे में थोड़ी और बात की। कल की बहुत सी बातचीत शराब की वजह से छूट गई और उन्हें बहुत कुछ याद करना था। वे जिस रेस्टोरेंट में गए थे वह छोटा था, लेकिन सेठ को मानना पड़ा कि खाना बहुत बढ़िया था। शेफ बहुत कुशल था और जगह के सामने लंबी कतार लगी हुई थी। वे रेस्टोरेंट में सिर्फ इसलिए जा पाए क्योंकि मीना लोगों को जानती थी और उन्हें एक निजी बूथ मिला था। बातचीत बिना रुके चलती रही। वे बातें करते रहे और बातें करते रहे। वे शाम तक बातें करते रहे, फिर रेस्टोरेंट से निकलकर कमरा ले लिया। इस कमरे में उसे जागे हुए बहुत समय हो गया था। वैसे ये कमरा तो नहीं, लेकिन ऐसा ही कमरा। कपड़े हर जगह बिखरे पड़े थे और एक नरम गर्म बिल्ली लड़की उसके पास चिपकी हुई थी। यदि वह अपनी प्रेमिका के साथ बने रहना चाहता था तो उसे सचमुच स्तर बनाए रखने की आवश्यकता थी। फिर भी आखिरकार उसे बहुत अच्छी नींद मिल गई, जिससे उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। जब उसने बाहर उगते सूरज को देखा तो उसे लगा कि वह कुछ भूल गया है। तिजाहक, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।